लेक्चर खत्म होते ही इसकी बस हो गई थी। वो झटके से अपनी जगह से उठती तेजी से कमरे से बाहर चल दी, मगर अब की बार आहिल ने इसका पीछा किया था। ग्राउंड में पहुंचते ही वो एक अलग थलग जगह पर जा बैठी। रोके हुए आंसू आंखों से छलक पड़े। तुम्हें रोने धोने के अलावा कोई काम नहीं क्या? इसके सामने खड़े होते हुए आहिल ने बेजारी से पूछा। सीमा ने जख्मी निगाहों से इसे घूरा, जिसका इस पर हातिर हुआ असर नहीं हुआ, और वो सीमा का हाथ सख्ती से दबोचे जबरदस्ती से अपने साथ इसी वीरान गोशे में ले गया जहां इसे हमेशा ले जाता था। छोड़ो मेरा हाथ, सुना तुमने? छोड़ो मुझे। तुम घटिया जलील इंसान, खुद की इज्जत तो है नहीं और मेरी भी रोन दी। छोड़ो मुझे वरना कंप्लेन कर दूंगी मैं तुम्हारी। मैं कहती हूँ घटिया इंसान, छोड़ दो मुझे। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? दरिंदे, छोड़ो मुझे, गलीज हो तुम। इसे खूबसूरत से अलकाबात से नवाजते वो ऊंचा ऊंचा चिल्लाई। आहिल ने एक झटके से इसे दरख्त के साथ ला खड़ा किया। दरिंदा, गलीज, घटिया, जलील, और क्या बोली? मेरे माँ बाप ने मुझे तमीज नहीं सिखाई। आहिल सर्द लहजे में बोलता इसकी सांसें बंद करने के दर पर था। सीमा की आंखों में दोबारा खौफ उतर आया। कहो तो तुम्हें दिखाऊं ये दरिंदा क्या कर सकता है? बोलते ही इसका हाथ सीमा के स्कार्फ की तरफ बढ़ा। सीमा खौफ से आंखें बंद किए सर जोर से नफी में हिलाने लगी। नहीं करो, तुम्हारी वजह से सबने मेरी किरदार कशी की और मुझे गिरी हुई लड़की बोला। मैं लड़के फंसाती हूँ, ऐसा बोले सब मेरे बारे में, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नफरत है मुझे तुमसे, वो रोती हुई बोली। आहिल ने एक लंबी सांस खींची और सीमा का खराब हुआ स्कार्फ सही करके पीछे हटा। सीमा ने डरकर आंखें खोली तो नजरें आहिल की पुश्त पर ठहर गईं। वो दूसरी जानिब रुख किए बंद मुट्ठियां भींचे अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश में था। तुम लड़कियों का प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम लड़कियों को लगता है कि इज्जत सिर्फ तुम्हारी है, हम लड़कों की तो कोई इज्जत नहीं। वो जिन लोगों के ताने तुम मुझे मार रही हो ना, यही लोग उठते बैठते मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं। मुझे वुमेनाइजर और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मुझे देखा है कभी रोते? तुम्हारे रोने या ना रोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम सर को वो बकवास करते और ना ही मुझे ये दिन देखना पड़ता। सीमा हिचकियों की सूरत रोती बोली। क्या बकवास की थी मैंने? बोलो, ऐसा भी क्या कह दिया? बस इतना ही कहा था कि तुम मेरे साथ थी, बस यही तो बोला। ये तो नहीं बोला कि तुम्हारे मेरे दरमियान कुछ है। दिमाग है कि नहीं? आहिल इस पर चिल्लाया और जोर से दरख्त पर मुक्का मारा, जिससे इसके हाथ से खून की कुछ बूंदें निकलना शुरू हो गईं। सीमा चिल्लाई और दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। थोड़ी देर बाद चेहरे से हाथ हटाए तो नजरें उसके हाथ पर गई जहां से खून की बूंदें अब जमीन पर गिर रही थीं। खून! सीमा की आंखें खौफ से फैल गई थीं। तुम्हें चोट लगी है? इसने कांपती उंगली से आहिल के हाथ की तरफ इशारा किया और कुछ सोचते हुए तेजी से बैग से रुमाल निकाला और आहिल का हाथ पकड़ने की कोशिश की। डोंट! आहिल ने मना किया। सीमा ने इसकी एक न सुनी और हाथ पकड़कर रुमाल से खून साफ करने लगी। इसका बदन हल्के हल्के कांप रहा था। आहिल चुपचाप गौर से इसकी हरकत देख रहा था, या यूं कहना बेहतर होगा कि इसका जायजा ले रहा था। मुझे जाना है। खुद पर आहिल की नजरें महसूस करती वो हल्की आवाज में बोली। आहिल का हाथ छोड़े रुमाल पर इसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। तो मैं क्या करूं? बाहों में उठाकर ले जाऊं? आहिल तप कर बोला। सीमा के चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया था। बिना कोई बात कहे वो वहां से चल दी। वो तेज कदमों से चल रही थी ताकि कोई गलती से भी इसे आहिल के साथ ना देख ले, और इसी तेजी में इसकी टक्कर एक ग्रुप की कुछ लड़कियों से हो गई। सीमा साइड होकर गुजरने लगी जब इसका हाथ वहां मौजूद एक छीली हुई लकड़ी के साथ लग गया। इसके मुंह से हल्की सी आवाज निकली। ओह सॉरी, आप ठीक हैं? इनमें से एक लड़की शर्मिंदा सी बोली। नहीं, कोई बात नहीं, सीमा ने जवाब दिया। फिर भी आपके हाथ पर चोट लग गई है, खून भी निकल रहा है। कोई मसला नहीं, मैं साफ कर लूंगी। इन्हें जवाब देते तेज तेज कदम उठाए वो अपने ब्लॉक की तरफ बढ़ी जब नजरें सामने से आते मोमिन पर पड़ी। मोमिन भी इसको और इसके जख्मी हाथ को देख चुका था। जितनी बेइज्जती सीमा की आज मोमिन ने की थी, इसके बाद सीमा ने इसे इग्नोर करना जरूरी समझा। मिस नूर, मैं आई नो कि आप यहाँ क्यों हैं जबकि अभी आपको क्लास में होना चाहिए था? इसके रास्ते में हायल हुए मोमिन ने पूछा। आज लेक्चर ऑफ है, मैम साइमा नहीं आई आज। सीमा ने नजरें नीचे रखे इसे जवाब दिया। मोमिन तमस्खराना मुस्कुराया। इसे मालूम था वो नहीं आई और अब आएगी भी नहीं। आखिर को कल रात ही वो इसे इस जगह पहुंचा चुका था जहां से वापसी मुमकिन नहीं। आपके हाथ को क्या हुआ है? मोमिन ने हाथ की तरफ इशारा किए पूछा। कुछ नहीं, चोट लगी है, वो बेतासुर लहजे में बोली। मेरे साथ ऑफिस में आइए, मैं आपको बैंडेज कर दूं। मोमिन से बोलता कदम बढ़ाता आगे को चल दिया जबकि सीमा अपनी जगह खड़ी रही।
मोमिन को जब वो अपने पीछे आती महसूस ना हुई तो वो वहीं रुक गया। मिस नूर मेरे साथ आइए। अब की बार मोमिन की आवाज में हुक्म था, जिस पर सीमा बेबसी से होंठ चुबाती इसके पीछे चल दी। ऑफिस में एंटर होते ही मोमिन ने इसे सोफे पर बैठने को कहा और खुद कैबिन से जाकर फर्स्ट एड बॉक्स निकालने लगा। हाथ दिखाइए। सीमा ने हाथ आगे किया और मोमिन इसका हाथ साफ करके इस पर सनी प्लास लगाने लगा। हो गया, मोमिन इसका हाथ छोड़ते बोला। मोमिन की बात सुनते ही सीमा उठी और बाहर जाने लगी। जब मोमिन की आवाज पर पलटी, मिस नूर खुद को बहादुर बनाइए, कमजोरों को ये दुनिया रोन देती है, आपको खुद को मजबूत बनाना होगा। मैं जानता हूँ आपके हवाले से जो खबरें फैल रही हैं, आज आपको सुनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको एहसास हो कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो आप बिल्कुल अकेले होते हैं, कोई नहीं होता आपके साथ। मोमिन मजबूत लहजे में बोला। आप गलत हैं सर, अल्लाह हमेशा साथ होता है। सीमा भी ठोस लहजे में बोलती दरवाजा पार कर गई। फातिमा, मोमिन एक बार दोबारा बोला। ये लड़की इसे हमेशा फातिमा की याद दिलाती थी। अचानक मोमिन की नजर इस रुमाल पर गई। मोमिन ने इसे उठाया। जब नजर इस रुमाल पर लगे खून की तरफ गई, मोमिन ने इसको सूंघा और होंठ इस रुमाल पर रख दिए। इतना लजीज खून, ऐसा जायका इसने कभी नहीं चखा था। नूर। आंखें बंद किए वो शैतानी हंसी हंसा। नूर नहीं, फातिमा, वो अपनी बात की नफी करते बोला और एक बार फिर मुस्कुरा दिया। ईमान की ट्रेनिंग मोमिन बहुत अच्छे से कर रहा था। इसने ईमान को अपने जज्बात पर काबू पाने का फन बहुत अच्छे से सिखाया था, मगर एक बात जो ईमान के बस पे नहीं थी वो था इसके आंसू। ईमान छोटी सी चोट पर भी रो पड़ता था। मोमिन ने इसे बहुत बार समझाया मगर वो ना समझ। अब मोमिन को एक ही हल नजर आया था। वो ईमान को तय खाने में ले गया था। तय खाने में वो इसे एक कमरे में ले आया था जहाँ घुप अंधेरा था। डैड, हम यहाँ क्यों आए हैं? ईमान ने डर कर सवाल किया। तुम्हें याद है ना ईमान, मैंने कहा था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सजा मिलेगी। मोमिन सड़ लहजे में बोला। मोमिन के हाथ में मौजूद ईमान का नन्हा हाथ कांपा। डैड सॉरी, वो मुनमुनाया। मोमिन मुस्कुरा दिया। तुम्हें स्ट्रांग बनना है ना ईमान? मोमिन ने सवाल किया। हाँ, ईमान मासूमियत से बोला। तो ये सजा तुम्हारे लिए बहुत अहम है। अब जाओ और अच्छे बच्चे की तरह इस ग्लास रूम में खड़े हो जाओ। मोमिन ने रूम के बीचों बीच मौजूद शीशे के बने इस कमरे की तरफ इशारा किया। ईमान छोटे छोटे कदम उठाता शीशे के इस कमरे में जा खड़ा हुआ। मोमिन ने इस कमरे को बाहर से ताला लगा दिया। ईमान डर रहा था जब अचानक इसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। ईमान ने डरते डरते पीछे देखा तो इसके उसान हता हो गए। एक बड़ा काला सांप अपने फन फैलाए बैठा था। इसकी आंखें लाल थीं। वो ईमान को घूर रहा था। ईमान की टांगें कांपने लगीं। डैड, वो रोते रोते बोला। ईमान, खुद पर काबू पाओ, अपने जज्बात पर काबू पाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मोमिन पीछे खड़ा पुरसुकून सा बोला। डैड प्लीज डैड, वो दरवाजे के साथ लगता दरवाजा बजाते बोला। सांप आराम आराम से इसकी तरफ आ रहा था। नहीं नहीं, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। इतने में सांप अपनी आवाज निकाले ईमान की तरफ झपटा कि ईमान इसे डॉज करता दूसरी साइड को हो गया। ग्लास वॉल के साथ लगे वो धीरे धीरे से चलता इस जानिब चला गया जहाँ से सांप अंदर दाखिल हुआ था। ईमान को अपने पैर के पास कुछ महसूस हुआ। इसने नीचे देखा तो वो एक छोटा सा चाकू था। ईमान कांपते कांपते सांप को नजरों में रखे हुए नीचे को झुका और एक सेकंड में चाकू उठाया। इसी पल सांप ईमान पर झपटा। जब ईमान इसका चाकू से वार करते इसका सर अलहदा कर चुका था। कटा सांप फर्श पर तड़प रहा था। जब ईमान लंबे लंबे सांस लेता इसे देख रहा था। मोमिन ने दाद देती नजरों से ईमान को देखा, मगर अभी सजा पूरी नहीं हुई थी। ईमान ने मोमिन को देखा जिसकी आंखों में अनोखी चमक थी। यही चमक मोमिन को डरा गई थी। सर, कमरे में दाखिल होते ही कैप्टन जैन तेज लहजे में बोला। कैप्टन, शहीर ने तंबीह की। सॉरी सर, मगर आपको ये देखना होगा। जैन इसके सामने फाइल किए बोला। ऐसा क्या है? शहीर ने हैरान होते फाइल उठाई और इसको देखने लगा। वो कुछ तस्वीर थीं। ये? शहीर हैरान हुआ। यस सर, ये पिछले 4 दिनों में हुए 6 मर्डर्स हैं, जिनमें एक लड़की, एक औरत, 2 बच्चे और 2 मर्द शामिल हैं, और इन सब की मौत एक जैसे ही हुई है। शहीर तस्वीरों को ऊपर नीचे करते देखकर बोला। यस सर, और ये बॉडीज बिल्कुल वैसी ही हालत में पाई गई हैं जिस हालत में हमें इस हयानामी लड़की की बॉडी मिली थी। शहीर जैन की बात काटते बोला। एंड सर, वो टैटू भी। जैन ने याद दिलवाया। कैप्टन, ये तस्वीरें कहाँ से मिली आपको? शहीद तस्वीरों पर गौर किए पूछने लगा। सर, वो मेरा एक दोस्त है, पुलिस डिपार्टमेंट में ये केस इससे मिला था। आज मिलने गया तो वहीं से मिली, जैन ने बताया। इसका मतलब हमारा शक ठीक था।
ये केस ड्रग्स का नहीं है, कुछ और ही है। शहीर पुरसोच लहजे में बोला। अब क्या सर? जैन ने पूछा। क्या मतलब क्या? शहीर ने हैरानी से पूछा। सर अब हमें क्या करना है? वो लड़का तो अभी तक हमारे अंडर है। जैन ने याद दिलवाया। करता हूँ बात, शहीर बोला। वैसे सर वो, जैन सर खुजाता बोला। बोलो, शहीर ने इजाजत दी। सर अगर कुछ नहीं है करने को तो आपकी मंगनी की तैयारी शुरू कर दूं? शरारत से पूछते वो फौरन बाहर भागा, इससे पहले कि शहीर के हत्थे चढ़ता। ईमान मोमिन की दी गई सजा से बहुत डर गया था, मगर अभी इसकी सजा खत्म नहीं हुई थी। ईमान डर से कांप रहा था, जबकि मोमिन इसके पैरों में रस्सी बांध रहा था। डैड, डैड प्लीज, वो रोते हुए फरियाद कर रहा था, मगर मोमिन कान बंद कर चुका था। डैड, ईमान ने फिर से पुकारा। बस चुप, डरो मत, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारा डर खत्म करने के लिए। मोमिन इसे चुप करवाते बोला। ईमान के आंसू जारी थे, मगर मोमिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसे बस अपना काम करना था। ईमान के पैर बांधते ही मोमिन खड़ा होता दूर हो गया और एक बटन दबाया। आह! ईमान चीखा। बटन दबाने से इसके पैरों में बंधी रस्सी खींच गई, जिसकी वजह से ईमान उल्टा लटक रहा था। इसे खौफ आने लगा। इसकी आंखें मोमिन से फरियाद कर रही थी, मगर मोमिन इन्हें नजरअंदाज किए, लाइट्स ऑफ किए कमरे से बाहर चला गया। वो कमरे को ताला लगा चुका था। अचानक ईमान को अंधेरे में कुछ महसूस हुआ। इसे कोई आवाज सुनाई दी। ईमान ने खौफ से आंखें बंद कर लीं जब वो चीज इसके जिस्म पर रेंगने लगी। ईमान का पूरा जिस्म होले होले कांप रहा था। ईमान ने दोबारा आवाज सुनी तो वो जान चुका था कि ये क्या है। वो सांप था, वही सांप जिसे वो थोड़ी देर पहले मार चुका था। शायद वो नहीं था, मगर उसी की नस्ल का था। ईमान की रूह फना होने के दर पर थी जब कमरे में लगे स्पीकर से मोमिन की आवाज गूंजी। तुम्हें डरना नहीं है ईमान, याद रखो तुम्हें मजबूत बनना है। ये सजा नहीं, तुम्हारा इम्तिहान है, जिसे तुम्हें हर सूरत पास करना है। मोमिन की सख्त आवाज से ईमान ने हिम्मत पकड़ी। इसे किसी भी तौर पर मोमिन के बनाए हुए मेयार पर पूरा उतरना था। इसे नहीं मालूम था कि मोमिन इसे देख रहा है या नहीं, मगर इसने सर हाँ में हिला दिया था। आंखें बंद किए इसने खुद पर काबू पाया और हाथ उठाए अब अपने सीने की तरफ ले गया, जहां इस सांप का सर मौजूद था। सांप को सर के नीचे से एक हाथ से पकड़े और दूसरे से इसके दुम वाला हिस्सा पकड़े ईमान ने ऐसे ही आंखें बंद किए इसे जोर से खींचा। इसके हाथों में मौजूद सांप फड़फड़ाने लगा, मगर ईमान ने हिम्मत नहीं हारी और बंद आंखों से इतनी जोर से खींचा कि इसके दो हिस्से हो गए। ईमान ने आंखें खोले, पुरसुकून सी सांस खारिज की और इसके दोनों टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। वो खुद को मुकम्मल तौर पर पुरसुकून भी नहीं कर पाया था कि अचानक इसकी रस्सी ढीली हो गई और वो नीचे जा गिरा। मगर अपनी तकलीफ पर वो पूरे तरीके से काबू भी नहीं पा सका था जब एक बार फिर सांप की आवाज इसके कानों से टकराई। ईमान की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। इसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाईं। जब इसे सीध में कुछ हिलता महसूस हुआ, ईमान ने अपना ध्यान इस तरफ लगाया तो वहाँ इसी नस्ल का एक और सांप था जो अपने फन फैलाए लाल आंखों से इसे घूर रहा था। इसकी वहशतनाक आंखों ने ईमान को डराया जरूर था, मगर इतना नहीं जितना डर इसे पहले लगा था। सांप से डरने की बजाय ईमान का दिमाग जल्दी से इसे मारने के आइडिया की तरफ जा रहा था। अंधेरे में इधर उधर इसने नजरें दौड़ाई, मगर इसे कुछ ना मिला। अपने हाथ उठाए ईमान ने अपने हाथों को गौर से देखा। अब उन्हीं हाथों को इसकी ताकत बनना था, इन्हीं हाथों को इसका साथ देना था, और इसने वही किया। अपने उन्हीं हाथों से इसने वो कर दिखाया जो मोमिन इससे चाहता था। इस कमरे में इसी नस्ल के बेशतर सांप थे। ईमान पूरी रात अपना बचाव करता इन्हें खत्म करने की मुहिम पर था। ईमान सुबह तक इस कमरे में बंद रहा था और मोमिन भी सुबह तक इसकी तमाम कार्रवाई नहायत सुकून से देख रहा था। होंठों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट कायम थी। सुबह होते ही मोमिन ने कमरे में लगा कैमरा बंद किया। कुर्सी से पुष्ट टिकाए वो अपनी मखसूस किस्म की धुन बजाने लगा था। थोड़ी देर में मोमिन इस कमरे की जानिब बढ़ा और कमरे का दरवाजा खोला। ईमान, मोमिन ने पुकारा तो एक वजूद कमरे से बाहर निकला, मगर वो कोई बच्चा नहीं था। वो तो बच्चे के भेस में कोई मर्द था, कुछ और था वो। इसकी आंखें हद दर्जा संगीन थी, चेहरे पर भी सख्ती दर आई थी। मोमिन कामयाब हो चुका था इसे अपने जैसा बनाने में, इसका बचपन छीनने में, एक और हैवान को पैदा करने में। आहिल और सीमा की आखिरी मुलाकात के बाद इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। सीमा अगले दिन यूनी आई तो इसे हैरत हुई कि क्लास में इसके लिए पहली रो की दरमियान वाली सीट खाली थी और पूरा दिन किसी भी स्टूडेंट ने इसको कुछ नहीं कहा था। इसने तमाम लेक्चर सुकून से लिए थे। इसके मिनट्स 2 दिन बाद थे। सब कुछ एक तरफ किए वो पढ़ने में मगन थी। वैसे भी इसने सेमेस्टर देर से शुरू किया था, इसलिए अब इसे नोट्स भी मुकम्मल करने थे। इसकी मंगनी की तैयारियां भी चल रही थी। हुमा को इस छोटे से फंक्शन ने ही घन चक्कर बना दिया था।
सीमा की जिंदगी में सब कुछ पुरसुकून था, माँ सिवाय मोमिन के। मोमिन आजकल इस पर कुछ ज्यादा ही अनायतें कर रहा था, फिर चाहे वो सीमा की अटेंडेंस शॉर्टेज का मसला हो या नोट्स मुकम्मल ना होने का। सीमा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर एक वजूद था जिसे ये अनायतें खटक रही थी, मगर खामोश रहना जरूरी समझा। सीमा, सीमा उठ जाओ, इसे जोर से हिलाते हुमा कोई 10वीं बार चिल्लाई थी। सोने देना आपी, अभी तो पेपर्स खत्म हुए हैं, सीमा नींद में बोली। सीमा उठ जाओ, मंगनी है तुम्हारी आज। या अल्लाह, क्या करूं मैं तुम्हारा? हुमा माथे पर हाथ मारते बोली। अच्छा, उठ रही हूँ ना। सीमा बलाखिर उठ गई थी। क्या टाइम हुआ है? बालों का जूड़ा बनाते जमाई रोकते इसने पूछा। इतला के लिए अर्ज है मैडम कि शाम के 4 बज रहे हैं। दोनों हाथ कमर पर टिकाए हुमा ने आंखें छोटी किए जवाब दिया। क्या 4? सीमा अपनी जगह से उछल पड़ी। जी 4, और जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, घंटे 2 घंटे तक तमाम मेहमान आ जाएंगे। हुमा ने जवाब दिया तो सीमा सर हिलाती वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। मेहमान आ चुके थे। शहीर की तरफ से वो, जैन, नेहाद और नेहाद की माँ और छोटा भाई था। मर्द हजरात को ड्राइंग रूम में बिठाया गया जबकि औरतें लाउंज में थी। सीमा को अंगूठी नेहाद की माँ ने पहनाई थी और शहीर को जवाद ने। रात को तमाम मेहमानों के जाने के बाद सीमा चेंज करके अपने बेड पर बैठी गौर से मंगनी की अंगूठी को देख रही थी। ये एक सादा सी रिंग थी जिस पर एक छोटा सा डायमंड लगा था। सीमा, दरवाजा नॉक किए हुमा अंदर दाखिल हुई। जी आपी? सीमा ने पूछा। सोई नहीं? नहीं, बस सोने लगी हूँ। क्या हुआ? हुमा ने बेड पर इसके पास बैठते पूछा। क्या हुआ? सीमा ने भी सवाल किया। तुम खुश हो इस रिश्ते से? हुमा ने अपना डर जाहिर किया। इसे डर था कि कहीं इसने जल्दबाजी में सीमा पर कोई दबाव न डाल दिया हो। आपको क्या हुआ? ऐसे क्यों पूछ रही हैं? सीमा हैरान हुई। बस मेरे सवाल का जवाब दो, हुमा ने बेताबी से पूछा। ओहो आपी, अगर राजी ना होती तो हाँ ना करती, और हाँ की है तो मतलब खुश हूँ। सीमा ने मध्यम सा मुस्कुराकर जवाब दिया। सीमा, एक बात याद रखना, तुम्हारी बहन को तुम पर बहुत नाज है, भरोसा है तुम पर, इसे कभी मत तोड़ना। इसका एक हाथ अपने हाथ में लेती वो बोली। आपी, ऐसा कभी नहीं होगा। सीमा आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी। हुमा इसके हाथ पर हाथ रखे बोली। खुश रहो। अच्छा, आप सो जाओ। इसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते वो बोली। मिड्स खत्म हुए तो स्टूडेंट्स के लिए एक नया अजाब क्विज की सूरत में मौजूद था। उन्हें प्रेजेंटेशंस भी देना थी। हर स्टूडेंट के सिर्फ 2 ही मसले थे। मसला नंबर 1 सर मोमिन, मसला नंबर 2 सर तोकीर। ये 2 टीचर्स ऐसे थे जिनसे हर स्टूडेंट को कोई अच्छी खासी उम्मीद नहीं थी। सर तोकीर की डिमांड के मुताबिक हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली प्रेजेंटेशन देनी थी, जबकि मोमिन के मुताबिक 2 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था। सर तोकीर की प्रेजेंटेशन शुरू हो चुकी थी। हर स्टूडेंट बारी बारी आकर अपने अपने प्रेजेंटेशन देना शुरू हो गया था। सर तोकीर सिर्फ स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन सुनते, कोई कमेंट्स नहीं देते। एक हफ्ते में तमाम क्लास अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दे चुकी थी और आज सर तोकीर ने रिमार्क्स देने थे। एक एक करके सर ने 2 स्टूडेंट्स को बुलाया, जिनमें से एक की अच्छी तो दूसरे की कोई इतनी खास प्रेजेंटेशन नहीं थी, और अब सिर्फ 2 लोग ही बचे थे, आहिल मुर्तजा एंड सिमाब नूर। सर के नाम बोलने पर वो दोनों सारी क्लास में सामने जा खड़े हुए। इट्स टाइम टू मेंशन द मोस्ट एक्सीलेंट एंड मोस्ट वर्स्ट प्रेजेंटेशन एवर। सर तोकीर सख्त लहजे में बोले तो सीमा को अपनी जान जाती महसूस हुई। आहिल मुर्तजा, congratulations, excellent presentation. Each and every part was designed beautifully and in presented able manner. सर आहिल की तारीफ करते बोले, जिसे इसने सर हम करके वसूल किया। एंड नाउ यू, मिस सिमाब नूर, क्या था जो आपने प्रेजेंट किया? मेरे लिए वो किसी कचरे से कम नहीं था। आप इसे प्रेजेंटेशन समझती हैं? टाइस पर आई, मुंह नीचे किया और बोलना शुरू कर दिया। क्या बोल रही थी? ना आपको पता चला और ना हमें। ऊपर से 15 मिनट की प्रेजेंटेशन सिर्फ 6 मिनट में पूरी कर दी आपने। वाओ, एवरीवन क्लैप फॉर हर। सर की बात पर पूरी क्लास में सन्नाटा छाया रहा। जब एक तरफ से क्लैपिंग की आवाज सुनाई दी, सीमा ने जरा सी नजरें उठाए देखा तो वो आहिल था जो चेहरे पर मुस्कान सजाए तालियां बजा रहा था। सीमा को इतनी बेइज्जती कभी नहीं महसूस हुई थी। इसने बाकी स्टूडेंट्स को देखा जो इसे तरहम भरी निगाहों से देख रहे थे। इसे आहिल इस वक्त हद दर्जा बुरा लगा था। आप जैसी लड़कियां पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि घर बसाने के लिए होती हैं। मेरी माँ ने मोहतरमा तो पढ़ाई छोड़िए और जाकर शादी करवाइए, बच्चे पैदा करें और शोहर, घर और बच्चे संभालें। सर तोकीर इसे और भी बहुत कुछ सुना रहे थे। क्लास ऑफ होते ही वो वहाँ से भाग निकली। वैसे भी छुट्टी का टाइम हो गया और अब मजीद यहाँ रहना बेकार था। सीमा को वहाँ से तेजी से भागते देखकर मोमिन हैरान हुआ। एक तो ये लड़की हमेशा ट्रेन की स्पीड पर भागती है,
सर झटकता वो स्टाफ रूम की जानिब बढ़ा जब सीमा की ही क्लास की 2 लड़कियों की गुफ्तगू इसके कानों से टकराई। हाँ यार, आज तो सर ने हद कर दी। हाँ ना, बेचारी सीमा आपकी कितनी इंसल्ट की है। वैसे सर भी ठीक कहते थे। तुमने इसकी प्रेजेंटेशन सुनी थी? एकदम बकवास, कुछ समझ नहीं आई थी। कसम से मैं तो तब हैरान थी कि सर ने इसे कहा कुछ क्यों नहीं। वैसे सीमा की मंगनी तो हो गई है, कर ले शादी, छोड़ दे पढ़ाई। हैं, इसकी मंगनी कब हुई और तुझे कैसे पता चला? हाँ, वो मेरे फियांसी का बड़ा भाई है ना निहाद, जो आर्मी में है, इसका दोस्त है। यार क्या बताऊं, इतना हैंडसम है। कसम से इस सीमा की तो किस्मत खुल गई। इसकी बात पर 2 नफूस अपनी जगह जम गए थे। एक ऑफिस की तरफ जाता मोमिन और दूसरी तरफ बाहर की तरफ जाता आहिल। दोनों की आंखें लम्हा भर में सुर्ख हो गई थी। वो दोनों लड़कियां और भी कुछ कह रही थी, मगर इन दोनों का तो सारा ध्यान सीमा की मंगनी पर था। कोई है यहाँ, मुझे बचाओ, कोई निकालो मुझे यहाँ से, कोई है, ये मार डालेगा मुझे, कोई बचाओ। पूरे कमरे में इसकी चीखें गूंज रही थी। इसने डर कर अपने सामने बैठे इस सांप को देखा। डर से इसका जिस्म पसीने से शराबोर हो गया था। इसने खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। कोई है, मदद करो। वो वजूद एक बार फिर चिल्लाया जब कोई दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुआ। आने वाले को देखकर इस वजूद की आंखें हैरत से फैल गईं। मोमिन, लब फड़फड़ाए। तोकीर मेरे दोस्त। मोमिन पुरस्कार सा मुस्कुराता इसकी जानिब बढ़ा, जबकि इसके एक अंदाज पर एक सनसनी से इसके वजूद में आ गई। गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास में दाखिल होते वो बोला, गुड मॉर्निंग सर। सारी क्लास ने इसे विश किया। अस्सलामुअलैकुम सर। सीमा ने झट से सलाम किया, जिस पर मोमिन ने मुस्कुराकर फकत सर हिला दिया। क्लास की तमाम लड़कियां मोमिन की इस छोटी सी अनायत पर सीमा को घूरने लगी। सो क्लास, everyone come here one by one with your partner and give me your and your group member name and topic name। मोमिन ने अटेंडेंस खोल ली ताकि स्टूडेंट्स आकर अपना नाम बताएं और मोमिन साथ ही साथ इनकी अटेंडेंस लगाता जाए। ऐसे में क्लास के तमाम स्टूडेंट्स आहिल के साथ प्रेजेंटेशन करना चाहते थे, मगर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि इससे बात कर सके। आहिल, मुर्तजा एंड सिमाब नूर। क्लास में गूंजने वाली सबसे पहली आवाज पर जहां मोमिन की गिरफ्त बॉल पॉइंट पर सख्त हुई, वहीं सीमा अपनी जगह पर जमकर बैठ गई थी, जबकि क्लास के तमाम स्टूडेंट सीमा को घूरने लगे। नूर, आपको कोई मसला तो नहीं? मोमिन ने डायरेक्ट सीमा से पूछा, जिस पर आंखें छोटी किए आहिल ने इसे घूरा। मोमिन हमेशा इसके नाम के साथ मिस लगाता था, मगर आज इसकी जरूरत भी नहीं समझी। आहिल पहले से ही इसके इनायतों पर हैरान था और अब तो इसे अपना शक यकीन में बदलता महसूस हो रहा था। मोमिन सीमा में इंटरेस्ट ले रहा था। ये नहीं था कि आहिल सीमा की तरफ अट्रैक्ट नहीं था। इसे पहली नजर में ही सीमा की तरफ एक अजीब सी कशिश महसूस हुई थी, मगर सीमा की मंगनी का सुनकर वो पीछे हट चुका था। वो जानता था कि मोमिन वहीं था जब वो दोनों लड़कियां सीमा की मंगनी पर बात कर रही थी, मगर फिर भी मोमिन पीछे नहीं हटा, बल्कि वो सीमा से मजीद बेतकल्लुफ होने की कोशिश में था। मगर सीमा ऐसी नहीं थी, इसीलिए आहिल थोड़ा बहुत पुरसुकून हो चुका था। फिर भी वो सीमा की हमेशा हिफाजत करना चाहता था। क्यों, ये वो खुद भी नहीं जानता था। मोमिन के पूछने पर सीमा ने डर कर साथ बैठे आहिल को देखा, जिसकी नजरें वार्निंग दे रही थी। नो सर। सीमा ने जल्दी से सर नफी में हिलाया। आहिल ने एक पुरसुकून मुस्कुराहट से मोमिन को चिढ़ाया, जिस पर एक पल मोमिन को गुस्सा आया, मगर फिर संभल कर इसने खुद पर मास्क चढ़ा लिया और बाकी सब स्टूडेंट्स के नाम लिखने लगा।